समझते हैं क्वेश्चंस आपको एज इट इज देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन पेपर में थोड़ा बहुत बदलाव होता है, कई बार एज इट इज क्वेश्चंस वही क्वेश्चंस आप देखेंगे 21 में भी वही आया, 22 में भी वही आया, 23 में भी वही आया, अभी जनवरी में जो पेपर हुआ है वैसे ही वही टॉपिक्स हैं, है ना। तो वही 7-8 टॉपिक्स हैं, मैंने मैराथन वगैरह भी लिए हुए हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर देंगे। इसके अलावा हम आपको मिल जाएंगे कहाँ, लेट्स लर्न स्क्वायर टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे आपको पीडीएफ विद आंसर्स आपकी मिल जाएंगी। जो अब तक की पीडीएफ हैं वो सब दे दी जा चुकी हैं, प्याजे वाली भी। बैच में अगर आप एनरोल होना चाह रहे हैं कि आपको ना किताब लेनी है, ना मॉक टेस्ट लेना है, ना कुछ और लेना है, अलग से सब एक जगह मिल जाए, सारी क्लासेस मिल जाए, नोट्स मिल जाए, तो आप करियरविल ऐप डाउनलोड करके वहाँ एनरोल कर सकते हैं। मैं सीडीपी आपके साथ डील करती हूँ डेली बेसिस पे, और कंप्लीट थियोरी से लेके सब कुछ, प्रैक्टिस से लेके सब कुछ। और ये आप वेबसाइट से लेंगे तो आपको एक डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ऐप डाउनलोड करके रजिस्टर करके फिर आप वेबसाइट में जाएंगे, टीचिंग सेक्शन में वहाँ पे जाइएगा। बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्स की तैयारी होती है, तो टीचिंग सेक्शन में आप चले जाइएगा। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है भाई, 25 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और समझेंगे, सिर्फ सॉल्व नहीं करेंगे, समझेंगे। तो स्टार्ट करें, समझें। बहुत बढ़िया। कल हाँ क्लास नहीं हो पाई थी भाई, और बहुत बढ़िया। चलिए आ जाओ। अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है और शिक्षार्थियों से कहती है कि उन्हें जो भी भाषा आती है उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएं, फिर कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। यहाँ पे 3 भाषाओं की बात हुई है। एक भाषा अध्यापक यानी जो लैंग्वेज की टीचर है वो कह रही है अंग्रेजी में कहानी सुनाती हैं। क्या करती हैं, अंग्रेजी में कहानी सुनाती है। उन्होंने इंग्लिश में कोई स्टोरी सुनाई। अब देख रहे हो ये अंग्रेजी की बात हो रही है, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश की पेडागोजी सेम आ रही है ट्रांसलेशन में, तो इवन सभी लैंग्वेज की। तो आपको समझ में आना चाहिए, कॉन्सेप्ट सबका सेम है, सिलेबस सारी लैंग्वेज का सेम है अगर पेडागोजी का देखेंगे तो एक भाषा अध्यापक अंग्रेजी में कहानी सुनाती है, यानी इंग्लिश में कहानी सुनाई, फिर बच्चों को कहा, शिक्षार्थियों को कहा कि उन्हें जो भी भाषा आती है, यानी जो भी उनकी मदर टंग है, मातृभाषा है, सहजात भाषा है, जो भी उन्होंने घर से उठाई है भाषा यानी अर्जित की है, उसमें वो कहानी एक समूह में अपने ग्रुप को सुनाए। ठीक है, जितनी उन्हें समझ में आई है अंग्रेजी से अपनी भाषा में उस कहानी को सुनाना है। उस भाषा में यह कहानी समूह में सुनाएंगे। फिर उसके बाद तीसरी भाषा आएगी, कक्षा की सामान्य भाषा में यही कहानी सुनाएं। अब कक्षा की सामान्य भाषा यहां पे सिंपल है कि अंग्रेजी ही होगी, क्योंकि टीचर किस भाषा में बात करेगी, जो कक्षा की सामान्य भाषा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे अलग भी हो सकती है, बट मल्टीपल लैंग्वेजेस का यूज हो रहा है, यानी कई भाषाओं का प्रयोग हम कर रहे हैं और बच्चे की मातृभाषा का भी प्रयोग कर रहे हैं। इस शिक्षण शास्त्रीय युक्ति को यानी इस पेडागोजिकल टेक्निक को किस रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है बहुभाषा शिक्षण, यानी इसको मल्टीलिंगुअल टीचिंग कहेंगे। भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, यानी जैसे आप बड़े होते हैं और भाषा को आप अर्जित कर लेते हैं, अपने परिवार से बोलना सीख लेते हैं, मम्मी पानी दे दो, पहले तुतला के बोलते हैं या फिर सही बोलने लगते हैं, एक शब्द से 2 शब्द जोड़ के। परभाषा व्यवहार यानी ट्रांस लैंग्वेजिंग, या फिर बहुभाषा नीति यानी मल्टीपल लैंग्वेज पॉलिसी। फटाफट से बताओ। इससे मुझे एक क्वेश्चन याद आ रहा है, इस मल्टीपल लैंग्वेज पॉलिसी से, भारत में भाषा नीति को क्या कहा जाता है? इसके बाद मैं ये क्वेश्चन एक बार लिख दूंगी बोर्ड पे, मुझे बात करते करते याद आ गया। और ऐसा बहुत बार होता है जब हम क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो सकता है हम लिमिटेड सॉल्व कर रहे हो, बट कॉन्सेप्ट्स हमारे बहुत सारे क्लियर हो ही जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, 57% लोग फर्स्ट ऑप्शन दे रहे हैं, जो कि गलत है। कमाल कर दिया आपने, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, गजब कर दिए हो। देखो एक बार, ये गलत है, ये वैसे गलत नहीं पूरी तरह से, बट यहां पे ये गलत है, क्योंकि अगर थर्ड ऑप्शन नहीं होता तो हम इसके साथ जा सकते थे। और बहुभाषा शिक्षण नहीं कहेंगे इसको, बहुभाषा तकनीक कह सकते हैं एक तरह से। खैर, अगर हम बात करें यहां पे, भाई बच्चे कई भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं। इंग्लिश में कहानी सुनाई गई, उन्होंने अपनी भाषा में बच्चों ने एक दूसरे को सुनाई। फिर कहा गया कि जो सामान्य भाषा है क्लास की, चाहे वो इंग्लिश हो या जो भी है, उसमें कहानी सुनाओ। तो कई भाषाओं का प्रयोग हो रहा है, बच्चे की मातृभाषा का भी प्रयोग हो रहा है। इस टेक्निक को परभाषा व्यवहार या अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ट्रांस लैंग्वेजिंग। देखो ये इंग्लिश पेडागोजी से ही सब ट्रांसलेट हो के आजकल पेडागोजी के क्वेश्चन बनते हैं हिंदी के, तो इसलिए जिनको इंग्लिश के टर्म्स जरूर पता होने चाहिए आपको। ट्रांस लैंग्वेजेस, देखो ट्रांस मतलब ट्रांसफर हुआ है कहीं ना कहीं, तो एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में आप ट्रांसफर कर रहे हैं कुछ ना कुछ, तो परभाषा व्यवहार ट्रांस लैंग्वेजिंग कहेंगे, जिसमें आप फ्लूइडली, आसानी से एक भाषा से दूसरी भाषा की तरफ जा सकते हैं। ये बहुभाषा तकनीक का एक पहलू है, एक एस्पेक्ट है मल्टीलिंगुअल टीचिंग का। अब यहां पे मल्टीलिंगुअल टीचिंग, ठीक है बहुभाषाएं तो यूज हो रही हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट टर्म बताना है। तो एग्जैक्ट टर्म अगर हमारे पास है, जो हमसे एग्जैक्टली पूछा गया है, तो हम उस पे जाएंगे ना डायरेक्ट, है ना। अगर हमसे कहा गया है 2 दूनी कितने होते हैं, तो हम सीधा 4 कहेंगे ना।
हम ये नहीं कहेंगे ये 4 ऐसे बनता है, एक एक को 4 बार जोड़ते हैं तब 4 बनता है। यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है उन्होंने 4, आप कह रहे हैं 1 + 1 + 1 + 1 + 1, है ना। लेकिन हमारे से रिक्वायरमेंट क्या है, वो है डायरेक्ट आप वो टर्म बताइए, क्या आपको वो डायरेक्ट टेक्निक पता है, तो वो है परिभाषा व्यवहार। इस पे कई क्वेश्चंस इस बार भी पूछे गए हैं, 2022 में भी पूछे गए थे, इस पे मैं 1-2 क्वेश्चंस आज भी कराऊंगी। तो ये थर्ड है, भाषा अर्जन होता है जब आप भाषा को एनवायरमेंट से उठा लेते हैं, जैसे आपने अपनी मातृभाषा को अर्जित कर लिया, समेट लिया, आपको बोलना आ गया, इधर उधर से सुन के किताब की जरूरत नहीं पड़ी। बहुभाषा शिक्षण में आप कई भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं, तो उसी का एक पहलू है एक तरह से। बहुभाषिक नीति, यानी नीति की तो यहां बात नहीं हो रही, ये टेक्निक पूछी थी हमसे, पॉलिसी कौन सी है ये थोड़ी पूछा था। अब पॉलिसी से एक क्वेश्चन मुझे याद आ रहा है, पोल भी देना साथ में। मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रखती हूं कि भारत की शिक्षा नीति, भाषा शिक्षा नीति कौन सी है भारत में पूछा जा चुका है पहले। भारत में भाषा नीति को यानी लैंग्वेज पॉलिसी को क्या कहते हैं, बताना एक बार। भाषा नीति को क्या कहते हैं? सिंपल, सरल, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ। तो हिंदी लिखने की प्रैक्टिस इतनी कम हो गई है ना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। भारत में भाषा नीति को क्या कहते हैं या क्या नाम है? दिख पा रहा है यहां तक? कहते हैं, बताइएगा फटाफट से। 4 ऑप्शन अगेन, है ना। फर्स्ट ऑप्शन क्या हो सकता है? बहुभाषिता, सेकंड ऑप्शन मातृभाषिकता, त्रिभाषा सूत्र, या फिर मानक भाषा। फटाफट से बताओ, 4 ऑप्शन है, फटाफट से बताओ, दिमाग थोड़ा एक्टिव होगा ना। थर्ड ऑप्शन, बहुत बढ़िया भाई। भारत की जो भाषा नीति है, जिसको हम लैंग्वेज पॉलिसी कहते हैं, वो हम जो फॉलो करते हैं स्कूल्स में या एजुकेशन सिस्टम पूरा जो फॉलो करता है, वो है त्रिभाषा सूत्र, जिसको 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। और ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात कहाँ हुई है? एक क्वेश्चन इस पे भी आता ही है आजकल, पिछले 2-3 साल में अगर आप देखेंगे। ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला की बात आपका कोठारी आयोग की एक पॉलिसी थी 1964-66 वाली, और उसमें इसकी बात हुई है कि 3 भाषाएं आप पढ़ाइए, मदर टंग जो भी आपकी हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक, और कोई भी एक मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज। खैर इस पे हम आएंगे, अभी एक क्वेश्चन और आएगा इस तरह का। तो भारत की लैंग्वेज पॉलिसी को हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं, इसको ही हम ध्यान में रखते हैं। इस पे बवाल भी हुआ था साउथ में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा एक बार, ये क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कक्षा 7 की अध्यापिका यानी क्लास 7 की टीचर हैं, जो जोड़ियों में यानी पेयर्स में, जोड़ों में मतलब 2-2 के बच्चों का, मान लीजिए 30 बच्चे हैं, 15 पेयर बना दिए, 2-2 बच्चों का एक पेयर, ठीक है ना। ग्रुप नहीं कहेंगे, ग्रुप में 2 से अधिक लोग होते हैं, ठीक। तो जोड़ियों, अध्यापिका जोड़ियों में कार्य करवाने वाली गतिविधि करवा रही हैं, जिसमें सभी जोड़ियों पेयर्स को 10 वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए दिया जाता है। पहली जोड़ीदार पहला वाक्य पढ़ती हैं, यानी 2 बच्चे हैं, उसमें से बच्चा ए है जो पहला वाक्य पढ़ रहा है, और दूसरी जोड़ीदार उस वाक्य को लिखती हैं, यानी ए ने वाक्य पढ़ा और बी ने लिखा, बी ने राइट किया और ए ने रीड किया। सिंपल है, पढ़ा ए ने, लिखा जो पढ़ा गया है। मान लीजिए मैंने लिखा, मैंने पढ़ा वाक्य श्रुतलेख और आप लिख रहे हैं वाक्य श्रुतलेख, ठीक। तो ऐसे हो रहा है 15 जोड़े या जितने भी जोड़े हैं क्लास में। अब दूसरी जोड़ीदार दूसरा वाक्य पढ़ती है, अब दूसरा कोई ग्रुप है, दूसरा कोई पेयर है, सॉरी, अब वो एक बच्चा है वहां पे एक लाइन पढ़ेगा, दूसरी बच्ची उसको लिखेगी और पहली जोड़ीदार उस दूसरे वाक्य को लिखती है। इस तरह से दोनों जोड़ीदार कहानी पूरी करते हैं, बाद में वे मूल कहानी से अपने लिखे हुए की तुलना करते हैं। इस गतिविधि को क्या कहते हैं? यानी अब वो चेक कर रहे हैं कि सही लिखा है कि नहीं, जो बेसिक जो कहानी थी उसके हिसाब से सही भी है कि नहीं है। अब ये डिक्टेशन तो है, क्योंकि जब आप स्पेलिंग चेक कर रहे हो या देख रहे हो कि मैच हो रही हैं चीजें या नहीं, जिसको हम आम भाषा में इमला कह देते थे, कि बचपन में टीचर या माँ बाप हमारे बोलते थे कि ये लिखो, वो बोल रहे हैं और हम लिख रहे हैं, ताकि हमारी वर्तनी की अशुद्धियां ठीक हो सके। वर्तनी मतलब स्पेलिंग मिस्टेक्स क्लियर हो सके, है ना। तो ये श्रुतलेख है कि सुन के, डिक्टेशन कहते हैं अंग्रेजी में, सुन के लिख रहा है बच्चा। हाँ ये तो हो रहा है, श्रुतलेख श्रुतलेख ये दोनों तो हटा देंगे। पारस्परिक लेखन, पारस्परिक लेखन ये नहीं है कि एक लिख रहा है फिर दूसरा लिख रहा है, यहाँ पे बोलने की भी बात हो रही है, सुन के लिखने की बात हो रही है, तो इसलिए डिक्टेशन या श्रुतलेख तो जरूर आएगा, ठीक। पारस्परिक श्रवण, सिर्फ सुनने की बात नहीं हो रही, लिखने की भी हो रही है, तो श्रुतलेख है, सुनना और लिखना साथ में है, डिक्टेशन,
ठीक, तो वाक्य श्रुतलेख, या सिर्फ वाक्य की बात हो रही है या नहीं, कहानी की बात हो रही है, यानी पारस्परिक श्रुतलेख यानी रेसिप्रोकल डिक्टेशन, यानी एक बच्चा बोल रहा है फिर दूसरा लिखेगा, दूसरा बोल रहा है फिर पहला लिखेगा, तो सुन करके लिखा जा रहा है, तो यहां पे परस्पर चल रही है क्रिया, यानी रेसिप्रोकल है, अपने पीयर्स में वो कभी एक लिख रहा है कभी दूसरा, तो ये पारस्परिक श्रुतलेख है जो दो लोगों के बीच में या ग्रुप्स के बीच में चल रहा है या पेयर्स के बीच में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा और जवाब दीजिएगा फटाफट। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फटाफट से बताओ। क्वेश्चन नंबर 3 पोल में दोगे जवाब और फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन के लिए आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए करते हैं। ये क्वेश्चन भी पता नहीं अलग अलग तरीके से कितनी बार पूछा जा चुका है, लगभग हर बार आता है अब तो ये, है ना, कि वह भाषा क्या है जिसका प्रयोग हम दिन प्रतिदिन यानी डेली एक्टिविटीज के लिए, हिंदी में भी ऐसे ही पूछा जाएगा, इंग्लिश में भी, डेली एक्टिविटीज के लिए, फोन किया किसी को, अरे भाई क्या हालचाल है, क्या चल रहा है, दिन प्रतिदिन डेली यूज है लैंग्वेज का। आमने सामने की अंतः क्रिया के लिए, इंटरैक्शन के लिए, दोस्त से मिले और भाई क्या चल रहा है आजकल, फिर वो कहेगा क्या चल रहा है, ये चल रहा है वो चल रहा है, कुछ भी दुनिया भर की बातें करेगा वो, आमने सामने की अंतः क्रिया, सोशल इंटरैक्शन, है ना। मम्मी से मिले, मम्मी ने कहा हाँ और क्या पढ़ाई की आज, टीचर से मिले, नमस्ते किया या व्हाटएवर, ग्रीट किया उनको, ठीक। दो बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बातें कर रहे हैं आपस में, तो डेली लैंग्वेज जो हम यूज कर रहे हैं, इस अंतः क्रिया को क्या कहेंगे, सिंपल है, 43% लोग सही जवाब दे रहे हैं, बिक्स कहते हैं अंग्रेजी में। अब आपको पता है अगर बिक्स नहीं पता किसी को तो हिंदी का हम बहुत वो करते हैं ना कि यार सिर्फ हिंदी में पढ़ो, या तो भाई आजकल सिस्टम ही ऐसा है कि आपको टर्म्स इंग्लिश में भी पता होने चाहिए, और इवन ट्रांसलेशन में कई बार भाव गलत हो जाता है, तो अगर आपने प्रॉपरली ठीक से पढ़ लिया है इंग्लिश के टर्म्स को तो वो हेल्प करेंगे। बुनियादी अंतरवैयक्तिक संप्रेषण कौशल, बिक्स जिसको हम कहते हैं बेसिक इंटरपर्सनल, क्योंकि इसका नाम ही है इंटरपर्सनल, तो अंतरवैयक्तिक यानी अंतः क्रिया ही होगी इसमें, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी वो स्किल्स जो हम इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन में एक दूसरे से बातचीत में यूज कर रहे हैं, फोन पे बात करना, सामने बात करना, अपनी बात को कहना, दूसरे की बात को समझना, ये बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स जो हैं बिक्स कहलाती हैं, जिसमें बातचीत की बात आएगी। इसका ऑपोजिट हो जाता है कैल्प, संज्ञा यानी एग्जैक्ट ऑपोजिट नहीं बट इससे डिफरेंट है, संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता यानी कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, यानी जब आप भाषा का इस्तेमाल डेली नहीं, जो ज्ञान के सृजन के लिए कर रहे हैं, जिसमें आप एकेडमिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, प्रोफिशिएंसी आपकी उस पे है, तो वो कॉग्निटिव आपके जो ये हिंदी में अगर कहें तो संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता, कि आपकी उतनी पकड़ है कि आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ के समझ पा रहे हैं, है ना। कॉग्निटिव एकेडमिक लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी कहते हैं कैल्प, हिंदी और इंग्लिश दोनों में पूछा जाता है। तो ये पढ़ने लिखने के बारे में होती है, डेली एक्टिविटी के बारे में है, इसलिए हम इसको नहीं कह सकते। अगर ये पढ़ने के बारे में, पढ़ के चैप्टर को समझने के बारे में होती तो हम इसको कह देते। अंतरवैयक्तिक भाषा निपुणता, संप्रेषणात्मक भाषा कौशल, ये देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन हमारे पास एग्जैक्ट टर्म जब है तो हम इसके साथ क्यों जाएंगे, है ना। एक को 4 बार जोड़ के क्यों दिखाएंगे जब 2 दूनी 4 डायरेक्ट लिखा हुआ है। 4 देखिए क्वेश्चन नंबर, ये क्या कहता है भाई, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री, मिडिल स्तर पर मतलब बोले तो कक्षा 6 से 8 के बीच में, है ना। आपका पेपर 1 हो, पेपर 2 हो, लैंग्वेज 1 हो, लैंग्वेज 2 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इस तरह के जितने भी सेशंस हम लोग डिस्कस करेंगे कर लेते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व है, क्योंकि उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन बार बार सामने आएंगे, सिलेबस लिमिटेड है लैंग्वेज का। मिडिल स्तर पर अध्यापन, और जो आपने सीडीपी में पढ़ा है वो भी यहाँ काम आएगा। तो मिडिल स्तर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ्य सामग्री यानी छोटी कहानी पठन के लिए देती है, एक छोटी सी स्टोरी दी कि पढ़ो 6 to 8 के बच्चों के लिए, और कहती है कि सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से, सत्ता एवं न्याय के दृष्टिकोण से यानी जस्टिस के, पावर के, इन सबके व्यू पॉइंट से इस पाठ्य सामग्री के अर्थ व विचारों पर चर्चा करो कि ये पाठ्य सामग्री कहना क्या चाहती है। कोई न्यूज आर्टिकल दे दिया, कोई स्टोरी दे दी, और कहा गया कि जस्टिस हो रहा है क्या इसमें। वो कौन सी कहानी होती थी जो बचपन में नहीं होती थी, 2 बैल थे और एक वो बैल प्रेमचंद की आई थिंक कोई कहानी है, ठीक। तो अब उसमें आप सोचते हो कि यार इसने, इसके दोस्त ने सही किया कि गलत किया, है ना। आपको सोचने के लिए कहा जा रहा है, दिमाग पे जोर डालेंगे अब आप, है ना। क्या जस्टिस हुआ। अध्यापक अपने शिक्षार्थियों में किसका विकास करने की चेष्टा कर रही है, बताओ किस चीज का विकास, कौन सी कहानी थी, बताओ जल्दी, है राहुल। कोई बात नहीं, चलो खैर, हाँ झूरी के 2 बैल और समथिंग, सही बात है, हीरा मोती को अलग अलग नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, तो आप सोच रहे हैं कि यार इसके साथ सही हुआ कि नहीं हुआ, है ना। तो जस्टिस
और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसमें थिंकिंग कर रहे हैं, यानी अलग अलग पहलुओं से सोच रहे हैं। जब बात अलग अलग पहलुओं की आ जाती है तो क्रिटिकल थिंकिंग आ जाती है। क्रिटिकल मतलब समालोचनात्मक चिंतन। अब ऑप्शंस में क्या है हम देख लेते हैं। समालोचनात्मक भाषा विकास कर रही हैं टीचर इसके माध्यम से, उच्च स्तरीय भाषा कौशल है ये, है ना। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल है या समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है। अब ये ऑप्शंस ने क्वेश्चन को मुश्किल बना दिया, अदरवाइज क्वेश्चन आसान था, क्योंकि सोचने की बात हो रही है, अलग अलग व्यू पॉइंट्स, अलग अलग परिप्रेक्ष्य से हम किसी चीज को देख पा रहे हैं, दृष्टिकोण से देख पा रहे हैं, तो यानी समालोचनात्मक चिंतन तो हो रहा है बच्चे का। क्रिटिकल थिंकिंग जो 21वीं शताब्दी के कौशलों में आता है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नई शिक्षा नीति भी कहती है। तो समालोचनात्मक भाषा विकास कराने की कोशिश है, उच्च स्तरीय भाषा कौशल है, समालोचनात्मक साक्षरता कौशल है, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र है। किसका विकास करने की बात कर रहे हैं? देखो अगर आप देखेंगे तो ये एक टर्म है, एग्जैक्ट टर्म है। अब ये टर्म वाला क्वेश्चन हो जाता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनका फैक्चुअल आंसर होगा। समालोचनात्मक साक्षरता कौशल यानी क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स, इंग्लिश में कह देते हैं, आता है और क्वेश्चन सेम इंग्लिश में भी। क्रिटिकल लिटरेसी स्किल्स यानी इसमें क्रिटिकल थिंकिंग भी आ रही है बच्चे की, और वो लिटरेसी भी बेहतर हो रही है, यानी अब वो इसका अर्थ निकालना, इस पे विचार करना, इस पे रिफ्लेक्ट करना, इस पे चिंतन करना, क्या सही है क्या गलत है, हर एक पहलू से देखना किसी चीज को, है ना। तो ये स्किल्स में अपने आप भाषा विकास हो जाएगा, कौशल इसके अंदर होंगे बच्चे में, तभी वो इस समालोचनात्मक चिंतन कर पाएगा, क्योंकि उसके अंदर वो भाषा कौशल हैं। ठीक, समालोचनात्मक शिक्षण शास्त्र, ये पेडागोजी थोड़ी है कि उसको बच्चे को थोड़ी पढ़ाना सीखना है यहाँ पे, उसका तो सिंपल साक्षरता कौशल है कि वो लिटरेसी सीख रहा है, साक्षर हो रहा है इस चीज में कि अलग अलग व्यू पॉइंट से कैसे किसी चीज को देख पाते हैं। तो समालोचनात्मक साक्षरता कौशल इसको हम कहते हैं। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5? फटाफट से देखेंगे और समझेंगे, जवाब देंगे। अगर मैं देखूं क्वेश्चन नंबर 5 कहता है शिक्षण की वह विधि जिसमें अध्यापक और 4 विद्यार्थी विभिन्न भूमिकाओं के साथ एक सहयोगात्मक अधिगम समूह का गठन करते हैं। पाठ्य वस्तु की विषय वस्तु पर संवाद किया जाता है, जिससे समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी वो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो दायरा है, अब आपने जो भी पेडागोजी में पढ़ा है वो बहुत काम का हो जाता है यहाँ पे, कि जहां तक संभावना है कि आपका विकास हो सकता है, जो वाइगॉस्की की बात होती है, और परिणामतः पठन बोध में सुधार हो जाता है। इस विधि को क्या कहते हैं? यानी अध्यापक और विद्यार्थी दोनों साथ में कर रहे हैं किसी काम को, जहां जरूरत पड़ रही है टीचर से पूछ रहे हैं, टीचर अपने विचार बता रहे हैं किसी एक पाठ को लेके, बच्चे अपने विचार, यानी चर्चा परिचर्चा हो रही है। यानी सहयोगात्मक अधिगम समूह यानी कोऑपरेटिव एक ग्रुप बना हुआ है, जहां कोलैबोरेट करके साथ में टीचर बच्चे से, बच्चे टीचर से, सब मिलकर के सीख रहे हैं। इसको रेसिप्रोकल टीचिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में पारस्परिक शिक्षण कहेंगे। और ये रीडिंग में बहुत काम आता है। संरचनात्मक उपागम नहीं है कि आप संरचना देख रहे हो, कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं किसी सेंटेंस को, बल्कि यहाँ पे समझ की बात हो रही है। मॉडल पठन होता है कि मॉडल रीडिंग जिसको कहते हैं, टीचर ने पढ़ के दिखाया अच्छे से उच्चारण के साथ, और बच्चे फिर उस चीज को वैसे ही पढ़ रहे हैं, वो नहीं है यहाँ पे समझ की भी बात हो रही है। बच्चे की समझ बेहतर हो रही है क्योंकि टीचर और बच्चे साथ में मिलकर सीख रहे हैं। मोर नॉलेजेबल अदर, समीपस्थ दूरस्थ विकास, जो आपका मान लीजिए आप खुद से यहां तक जा सकते थे, लेकिन टीचर के सहयोग से आप यहां तक पहुंच जाएंगे अब, ठीक है ना। तो पारस्परिक शिक्षण यानी रेसिप्रोकल टीचिंग, बच्चे टीचर से सीख रहे हैं, टीचर बच्चे से, सब आपस में जहां जिसको जरूरत पड़ रही है अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं, परस्पर शिक्षण हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है? ये क्वेश्चन आता रहा है, आता रहेगा। उपचारात्मक शिक्षण जिसको इंग्लिश में डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, डायग्नोस्टिक टीचिंग कहते हैं, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग कहते हैं हम इसको, है ना, रेमेडियल, ये वर्ड्स याद होना जरूरी है। देखिएगा, तो अगर उपचारात्मक शिक्षण किसके लिए है, तो उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम युक्तियों को समझने और बदलने और सुधार लाने की जरूरत है, उनके लिए उपचारात्मक शिक्षण होना चाहिए। उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए जो भाषा की परीक्षा में अधिक अंक लाना चाहते हैं। देखो, अंक लाना कभी भी पर्पस होता ही नहीं है पेडागोजी में, ठीक। बच्चे का भला अंक से नहीं, समझ से होगा, अंक अपने आप आ जाएंगे। एक्सेलेंस के पीछे भागो, सक्सेस झकमार के पीछे आएगी। याद कीजिए 3 इडियट्स, यही पेडागोजी का पूरा सिद्धांत है, ठीक। थर्ड ऑप्शन है उन शिक्षार्थियों के लिए जिन्हें भाषा अधिगम के कुछ आयामों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, यानी कुछ ही आयामों पे, बट कौन से आयाम? जहां कठिनाई हो। तो ऐसा नहीं है कोई भी रैंडम कुछ आयाम, कौन से कुछ आयाम? जहां कठिनाई हो वहीं तो उपचार दिया जाएगा, जहां बीमारी तो हो कोई, अगर कुछ है ही नहीं दिक्कत तो डॉक्टर जबरदस्ती थोड़ी मुझे दवाइयां दे देगा, ठीक है ना। अगर हम देखें उन अध्यापकों के लिए जिन्हें भाषा सीखने वाले कुछ शिक्षार्थियों के लिए अपने शिक्षण में सुधार की जरूरत है,
यानी उन टीचर्स के लिए, सिर्फ टीचर्स के लिए है ये नहीं भाई, टीचर और स्टूडेंट दोनों के लिए है। कि टीचर के लिए क्या कैसे सही है, बच्चे के लिए कि उसको कठिनाई कहां है, वो किस चैप्टर में किस जगह पे अटकता है, कहां दिक्कत है, तो उसको सुधार लाइए आप, तो वो उपचारात्मक शिक्षण में आएगा, दोबारा पढ़ाइए, नए तरीके से पढ़ाइए। टीचर के लिए कि टीचर का जो टीचिंग मेथड है उसमें दिक्कत कहां है, उसको अपनी टीचिंग में इंप्रूवमेंट की कहां जरूरत है ना। ऐसा थोड़ी कि टीचर को कोई जरूरत ही नहीं है चेंज की। तो उन शिक्षार्थियों और अध्यापकों के लिए, यानी टीचर के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी, जिन्हें अपने शिक्षण अधिगम में जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, उनकी टेक्निक्स हैं, मेथड्स हैं, उनमें बदलाव और सुधार लाने की जरूरत है। चाहे वो बच्चे को, चाहे किसी एक चैप्टर में दिक्कत है ना, किसी एक पॉइंट में दिक्कत है, तो टीचर और बच्चे दोनों में यहां चेंज आ सकता है उपचारात्मक शिक्षण के माध्यम से। और उपचारात्मक शिक्षण होता ही है जहां बच्चे को दिक्कत है, सुधार लाने की जरूरत है। ये नहीं कि कुछ आयामों पर ध्यान देने की जरूरत है, जहां मुश्किल है, बच्चे को दिक्कत है, वहां ध्यान देने की जरूरत है, उसी को उपचारात्मक शिक्षण कह रहे हैं। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा और जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, भाषा शिक्षा पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? नॉट। तो ध्यान से पढ़ना होता है नॉट वाले क्वेश्चंस को। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भारतीय भाषाओं का अध्ययन, ये सही नहीं है, बिल्कुल सही है, भारतीय भाषाओं की बात होती है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में, है ना। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत भाषा के रूप में अंग्रेजी भाषा का अध्ययन, चलो ये भी होता है, इंग्लिश लैंग्वेज की भी बात हुई है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत, ये त्रिभाषा सूत्र क्या है? भारत की भाषा पॉलिसी है, भाषा नीति है, इसके आधार पर भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए, ये एक पॉलिसी है। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, यानी जो क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उनका अध्ययन जो है आपका, क्लासिकल लैंग्वेजेस का अध्ययन त्रिभाषा सूत्र में, ये बात कही गई है, बताओ एक बार। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है, हाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कह रही है शास्त्रीय भाषाओं के बारे में, बट त्रिभाषा सूत्र के माध्यम से नहीं कह रही है। वो ये नहीं कह रही है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में तीसरी भाषा पढ़ा दो संस्कृत, जो कि क्लासिकल लैंग्वेज है, या और भी क्लासिकल लैंग्वेजेस या शास्त्रीय भाषाएं हैं भारत में, वो कह रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए आप क्लासिकल लैंग्वेजेस को या शास्त्रीय भाषाओं को, एक अतिरिक्त वैकल्पिक विषय के रूप में, ना कि त्रिभाषा सूत्र के अंदर। त्रिभाषा सूत्र में 3 भाषाएं हैं ऑलरेडी, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत मातृभाषा, घर की भाषा का अध्ययन, भाई ये तो होता ही है त्रिभाषा सूत्र में, मदर टंग की भी बात हुई है ना, अंग्रेजी की भी बात हुई है, भारतीय भाषाओं की भी बात हुई है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं बच्चे की, या मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस हैं जो भारतीय भाषाएं हैं, उनकी बात हुई है। लेकिन त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत शास्त्रीय भाषा का अध्ययन, ये आपकी जो भाषा, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, वो ये नहीं कहती। वो कहती है जो शास्त्रीय भाषाएं हैं, क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं भारत में, चाहे वो संस्कृत है या और इस तरह की भाषाएं हैं, उनको एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए, वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाइए, ना कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला के अंदर। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला में तो 3 भाषाएं हैं, यानी त्रिभाषा सूत्र में तो नाम ही है त्रि, है ना। मदर टंग है बच्चे की, जो भी मातृभाषा है ना, इंग्लिश या हिंदी है, डिपेंड करेगा कि मातृभाषा हिंदी है, इंग्लिश है, इनमें से कुछ हुआ तो फिर कुछ और आ जाएगा यहाँ पे। और तीसरी भाषा आपकी मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज है, यानी भारतीय भाषाओं में से कोई एक। ये 3 भाषाओं का जिक्र हुआ है त्रिभाषा सूत्र में, ना कि वैकल्पिक विषय के रूप में शास्त्रीय भाषा का। वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि अलग से आप एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाइए। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा फटाफट से। कोझिकोड के लिए एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम इसी स्थान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। विशेष समुदाय द्वारा बोली जा रही मलयालम को किस रूप में जाना जाएगा? कोझिकोड कहाँ है? एक सिटी है, कहाँ? केरला में। उसमें ईवीएस में भी पढ़ते हैं हम, है ना। ईवीएस के अगर आपने पुराने वीडियोस देखे होंगे तो उसमें पढ़ते हैं हम। कोझिकोड एक विशेष समुदाय में बोली जा रही मलयालम में, यानी कोझिकोड एक जगह है, मान लीजिए केरला में एक सिटी है, तो वहां पे जो मलयालम बोली जा रही है किसी एक गली मोहल्ले में, वो डिफरेंट है, वो अलग है, थोड़ी सी भिन्न है, जो दूसरों के द्वारा बोली जा रही मलयालम से थोड़ी सी भिन्न है। यानी उस एक पर्टिकुलर एरिया में कोई जगह है, यहां पे जो मलयालम बोली जा रही है वो अलग है कहीं और बोली जा रही मलयालम से। इसको ऐसे समझ सकते हो कि हिंदी हम हरियाणा में भी बोल रहे हैं, जिसको हम हरियाणवी कह देते हैं, हिंदी हम उत्तर प्रदेश में भी बोल रहे हैं, और हिंदी हम आसपास के राज्यों में भी बोल रहे होंगे, मध्य प्रदेश में भी कुछ हद तक बोल रहे होंगे, ठीक, तो या राजस्थान में भी कुछ हद तक बोल रहे होंगे। तो हिंदी का वो रूप जो हरियाणा में है या हरियाणा के हिसार में है, मान लीजिए, वो हरियाणा के जींद में अलग है। तो मतलब भाषा हम बोलते हैं ना, कोस कोस पे बोली बदले, 3 कोस पानी और 3 कोस पे वाणी, तो हमारी बोलियां हैं बहुत सारी। तो उस तरह से मलयालम की भी बोलियां होंगी, किसी भी भाषा में होगा ही, जो जैसे जैसे स्थान के आधार पे भाषा में परिवर्तन होने लग जाते हैं। तो विशेष समुदाय द्वारा बोली जाने वाले ही मलयालम को क्या कहेंगे? बोली कहेंगे, क्योंकि एक विशेष समुदाय बोल रहा है उसको, वो मानक भाषा से अलग है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज से, ठीक। तो ये 2 भिन्न भिन्न भाषाएं हैं? नहीं, भाषा तो मलयालम ही है,
मलयालम की सामाजिक बोली है जो उस समाज ने अडॉप्ट कर ली है, जो एक जगह पे बोली जा रही है। फोर्थ ऑप्शन पे क्यों जा रहे हो? मलयालम की क्षेत्रीय बोली, सामाजिक, भाई क्षेत्रीय नहीं, ठीक है ना। मलयालम के 2 प्रकार हैं, मलयालम की सामाजिक बोली है, सब अलग अलग इसमें जवाब दे रहे हैं, ठीक है। समाज, उस समाज की भाषा है ये। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है 9, निम्नलिखित में से कौन सा विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है? विस्तृत पठन के कई प्रकार होते हैं, हमने मैराथन में पढ़े थे, फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। विस्तृत पठन का उद्देश्य नहीं है। विस्तृत मतलब इसको कहते हैं अंग्रेजी में एक्सटेंसिव रीडिंग, एक्सटेंसिव रीडिंग। और एक होता है गहन पठन जिसको हम इंटेंसिव रीडिंग कहते हैं। एक होता है गहन पठन, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव पढ़ते हैं ना हम, तो पठन के प्रकार हैं बहुत सारे, संभाषिक पठन हैं और भी कई प्रकार हैं। अभी मैं कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको, सिर्फ 2 ही पे हम चर्चा करेंगे। गहन पठन, जैसे जैसे लेक्चर्स आगे बढ़ेंगे फिर किसी और दिन। गहन पठन यानी इंटेंसिव रीडिंग, और विस्तृत पठन यानी एक्सटेंसिव रीडिंग। विस्तृत पठन के बारे में सही नहीं है। व्याकरण अधिगम के लिए पठन, आनंद के लिए पठन यानी रीडिंग फॉर प्लेजर, सराहना बोध के लिए पठन, एप्रिसिएशन के लिए पठन, यार कितनी अच्छी नॉवल लिखी है, हाँ ठीक है। आनंद के लिए पठन, मजा आ रहा है कोई कहानी पढ़ने में, कोई किताब पढ़ने में, मजे के लिए पढ़ रहे हैं, सिलेबस में नहीं है, ऐसे ही मन कर रहा है पढ़ रहे हैं। बहिर्वेशन यानी एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पठन, यानी आप चिंतन कर पा रहे हैं, उससे कुछ नया अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ कर पा रहे हैं, एक अपना कुछ क्या कहेंगे कंक्लूजन को, हम अपना एक सार निकाल पा रहे हैं, अपना एक व्यू पॉइंट देख पा रहे हैं उसमें से। तो अगर हम देखें सराहना बोध के लिए पठन या आनंद के लिए पठन, तीनों बातें सही हैं, क्योंकि एक्सटेंसिव रीडिंग या विस्तृत पठन क्या होती है? जब आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा में पढ़ रहे हैं, कोई नॉवल पढ़ रहे हैं, हैरी पॉटर की कोई किताब पढ़ रहे हैं, कोई और आपका मन किया प्रेमचंद की कहानी पढ़ रहे हैं, जबकि आपके सिलेबस में भी नहीं है, या लाइब्रेरी गए कोई भी किताब उठाई, तो आप मजे के लिए पढ़ रहे हैं, ना तो पेपर के लिए पढ़ रहे हैं, आपको मजा आ रहा है वो पढ़ के सराहना कर पा रहे हैं, आप एक्स्ट्रापोलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग आप 4 दिशाओं में सोच पा रहे हैं, चीजों के बारे में जान पा रहे हैं। व्याकरण अधिगम के लिए पठन नहीं है। व्याकरण अधिगम के लिए होता है या पर्टिकुलर संरचना के लिए होता है, तो एक गहन पठन हो जाता है जो पढ़ाई लिखाई से आपकी डायरेक्ट रिलेटेड होता। तो ये है फर्स्ट ऑप्शन गलत है, और जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, नहीं वाला है, तो सही जो नहीं है उसी का जवाब हमें देना है। क्वेश्चन नंबर 10 देखना, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही है? यानी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला के बारे में कौन सी एक बात सही है? मातृभाषा, घर की भाषा या हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, बताइए। देखना एक बार, त्रिभाषा सूत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, फटाफट से बताओ। मातृभाषा, घर की भाषा यानी मदर टंग, आपकी होम लैंग्वेज, बात एक ही है। हिंदी प्रथम भाषा के रूप में, तो घर की भाषा या मातृभाषा हमेशा हिंदी ही होगी, ये कैसे मान लें हम? मातृभाषा सही क्या है वो पूछा है, तो ये तो सही नहीं है। मातृभाषा, घर की भाषा, अंग्रेजी प्रथम भाषा के रूप में, भाई प्रथम भाषा के रूप में थोड़ी हो जाएगी, ये मातृभाषा थोड़ी है सबकी, हिंदी अंग्रेजी पूरे भारत में, किसी की पंजाबी होगी, किसी की मलयालम होगी, किसी की कोई और होगी। मातृभाषा ठीक है, घर की भाषा ठीक है, क्षेत्रीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में, हाँ जो क्षेत्रीय भाषा होगी वो आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हो सकती है, क्योंकि वही मदर टंग होगी होपफुली, और वही आपकी घर की भाषा भी होगी जो उस क्षेत्र में बोली जा रही होगी। अंग्रेजी, हिंदी घर की भाषा, स्थानीय भाषा प्रथम भाषा के रूप में। अंग्रेजी थोप नहीं सकते हम, सबसे पहले मातृभाषा, तो थर्ड ऑप्शन ही है, सबसे पहले मदर टंग मातृभाषा में शिक्षा दीजिए आप, जो भी मीडियम है, भाषा का माध्यम है, पढ़ाने का जो माध्यम है वो मातृभाषा होनी चाहिए, बच्चे की घर की भाषा होनी चाहिए, और उसको हम क्षेत्रीय भाषा भी कह सकते हैं प्रथम भाषा के रूप में, ये सेम ही बात है। या सहजात भाषा भी यहाँ लिखा हो सकता था, तो घर की भाषा, मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा, ये सब एक ही है, इनको प्रथम भाषा के रूप में पढ़ाया जाना चाहिए, फिर जाके इंग्लिश हिंदी की बात होगी, और फिर उसके बाद मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज कोई तीसरी भाषा की बात होगी।